Right. So in medicine, we will talk about stroke. We will talk about, this is known as cerebrovascular accident. Cerebral मतलब brain, cerebrovascular accident, right? और तीसरी चीज हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, ब्रेन अटैक। कुछ यहाँ पे बेसिक डायग्राम्स ले लेते हैं जिनसे आइडिया लगे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से, कहाँ पे बेसिक पैथोलॉजी हो रही है। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ न कुछ ब्रेन में हो गया है गड़बड़। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रोक। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो चाहे स्ट्रोक हो चाहे हार्ट अटैक हो, दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है, वैस्कुलर प्रॉब्लम होती है ज्यादातर केसेस में, राइट। एक और डायग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, अगर वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ब्लड सप्लाई हार्ट की कोरोनरी आर्टरी से होती है, ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी, आगे चल के एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ब्लड क्लॉट कहीं पे फंस गया, किसी भी रीजन से अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हुई तो हम लोग उसी को कह देते हैं स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन अटैक। तो जब भी कोई चीज समझते हैं तो हम लोग लॉजिकली देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज severely compromised, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज हार्ट अटैक, इट इज नोन एज हार्ट अटैक। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन। दिस इज नोन एज मायोकार्डियल इंफाक्शन, मतलब एमआई। तो एक हार्ट बनाते हैं सिंपल सा, राइट। ये हार्ट है और मैं कह रहा हूँ इसकी कोई ब्लड सप्लाई है, आगे चल के मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैंने कह दिया हार्ट को खुद को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है जो कि ब्रांच ऑफ एओर्टा होता है। मैंने कह दिया इसके अंदर क्लॉट बैठ गया, खून का थक्का, क्लॉट। तो इसका मतलब है आगे ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। मैंने कह दिया इतने एरिया की ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गई, बहुत ही कम हो गई, और इतने एरिया में क्या हुआ, टिश्यू डैमेज हो गया, राइट। जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हुआ, मतलब हार्ट डैमेज हो गया। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट अटैक और एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो जब हार्ट अटैक पढ़ेंगे इस चीज को और डिटेल में देखेंगे, अभी इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग ब्रेन की बात करें, सिमिलरली, राइट, इफ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये कई तरीके से हो सकता है। इफ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, देन इट इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल एकदम उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ब्रेन अटैक, राइट। और हम लोग कह सकते हैं स्ट्रोक, और हम लोग कह सकते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। और ज्यादातर जो इनकी वजह से होता है, इट लीड्स टू सडन पैरालिसिस, राइट। पेशेंट क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग कहते हैं चाहे हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो या स्ट्रोक हो, दैट इज सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ऑल दीज आर वैस्कुलर फेनोमेना। ब्लड वेसल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इन दोनों ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई क्रिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, राइट। एक डेफिनेट लेवल से भी कम हो जाएगा तो ये टिश्यूज आपके क्या होंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ब्रेन अटैक आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है।
तो यहाँ पे हम लोग और एक ड्रॉ करते हैं। मैं कहता हूँ ये ब्रेन है, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ दिस इज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स मतलब सेरिब्रम। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कैरोटिड आर्टरी आ रही है, इसकी ब्रांचेज आती हैं, लेकिन समझने के लिए ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है मेनली कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लॉट रख दिया, क्लॉट, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया की क्या हो गई, ब्लड सप्लाई काफी कम हो गई, राइट। इस एरिया का क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन अटैक, ब्रेन अटैक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या इसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक। तो आज का जो लेक्चर है वो स्ट्रोक पे है, राइट। आज हम लोग स्ट्रोक के, ब्रेन अटैक के, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बेसिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक इज ऑल्सो वैस्कुलर फेनोमेना, मतलब ब्लड वेसल के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट, लाइक हार्ट अटैक, राइट, इन विच blood supply is severely compromised, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, लीडिंग टू पैरालिसिस, और भी चीजें हो सकती हैं, लीडिंग टू पैरालिसिस ऑन मोस्ट ऑफ ओकेशंस, राइट, लीडिंग टू पैरालिसिस ऑन मोस्ट ऑफ ओकेशंस। काफी सिंपल है। अब यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम्स आप लोगों को दिखाते हैं। ब्रेन की ब्लड सप्लाई और भी तरीकों से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो स्ट्रोक को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम लोग इस डायग्राम को लें, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, आगे चल के ये फर्दर सब डिवाइडेड भी है। पहले में मैंने कह दिया इस्कीमिक स्ट्रोक है, दूसरे में मैंने कह दिया हेमरेजिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक भी आपका 2 टाइप का हो सकता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो सकता है या एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, इसको भी आज ही समझते हैं। और हेमरेजिक स्ट्रोक, देखो एक में क्या है कि ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन गया, मतलब थ्रोम्बस बन गया। दूसरे में क्या है, ब्लड वेसल रप्चर कर गई और ब्लड वेसल के बाहर ब्लड निकला और बाहर क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से आसपास के जो न्यूरॉन्स थे, ब्रेन सेल्स थे, प्रेशर इफेक्ट से डैमेज हो गए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैस्कुलर इवेंट की वजह से अगर ब्रेन सेल्स में हाइपोक्सिया, प्रेशर डैमेज या कुछ भी हो रहा है, दैट इज स्ट्रोक। सो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, एक हेमरेजिक है, दूसरा आपका क्या है, इस्चीमिक है। तो जो आपका इस्चीमिक स्ट्रोक है, मान लीजिए ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या आ गया, क्लॉट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फिर आगे ब्लड सप्लाई कम हो गई, दिस इज इस्चीमिक स्ट्रोक, राइट। दूसरे में हम लोग कह रहे हैं ये ब्लड वेसल है, यहाँ से रप्चर कर गई, रप्चर कर गई और यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ पे क्लॉट बना लिया, और ये एरिया ब्रेन का था, तो ये क्लॉट क्या करेगा, ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा प्रेशर इफेक्ट से, प्रेशर इफेक्ट से, राइट। जैसे आपके ऊपर कोई 1 टन वेट रख दे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 2 तरीके से, एक इस्चीमिक है, दूसरा आपका हेमरेजिक है। हेमरेजिक का मतलब ही हेमरेज हो गया, ब्लड बाहर निकल गया। तो दोनों कंडीशंस में ब्रेन सेल्स की डेथ हो सकती है, एक में क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर बना है, एक में क्लॉट ब्रेन टिश्यू के अंदर बन गया है। तो जितनी दूरी में क्लॉट बनेगा उतनी दूरी में आपके क्या होंगे, न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये। So we are talking about stroke, we are talking about cerebrovascular accident, which can be, which can occur due to 2 mechanisms. One is ischemic and second is hemorrhagic. Ischemic itself is divided into 2 subtypes, thrombotic and embolic. अब थ्रोम्बस का मतलब क्लॉट है, एम्बोलस का मतलब है वो क्लॉट जो बना कहीं और हो, पहुंच कहीं और गया हो ब्लड फ्लो के साथ में,
जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रोक, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, इस्चीमिक, फिर उसके बाद हेमरेजिक। हेमरेजिक ज्यादा खतरनाक स्ट्रोक होता है, इस्चीमिक या इस्कीमिक कम खतरनाक होता है। हेमरेजिक, हेमरेजिक में बचाने के चांसेस कम रहते हैं। तो 75% स्ट्रोक आपका इस्चीमिक होता है, 25% आपका हेमरेजिक होता है। और ये जो इस्चीमिक स्ट्रोक है ये दो टाइप का है, इसको सिंपली आज समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। एक में हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस बना यहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोटिक इस्चीमिक स्ट्रोक, राइट। और दूसरा आपका हो जाता है एम्बोलिक स्ट्रोक। देखो दोनों में फर्क क्या है। थ्रोम्बस का मतलब है क्लॉट, थ्रोम्बस इज इक्वल टू क्लॉट, खून का थक्का। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस ब्रेन की ही आर्टरी में बना, थ्रोम्बस फॉर्म्ड इन ब्रेन आर्टरी इटसेल्फ, जहां ब्रेन था, ब्रेन वेसल्स, ब्रेन के अंदर ही क्लॉट बना। एम्बोलिक में हम लोग कहते हैं क्लॉट फॉर्म्ड समवेयर एल्स, मतलब ब्रेन में क्लॉट नहीं बना, कहीं और पे क्लॉट या थ्रोम्बस बना, लेकिन ब्लड सप्लाई के साथ, ब्लड फ्लो के साथ जाके ब्रेन की आर्टरी में फंस गया। क्लॉट फॉर्म्ड समवेयर एल्स एंड मूव्ड टू brain artery, right, causing obstruction to blood flow, obstruction to blood flow, right। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया कि सिंपली कुछ इस तरीके से आपका ब्रेन है और कुछ इस तरीके से आपकी आर्टरी आ रही थी और यहीं पे क्लॉट बन गया, राइट। तो हम लोगों ने कह दिया ये क्लॉट बना, ये थ्रोम्बस बना, कहाँ पे, ब्रेन में ही बना। लेकिन जब हम लोग एम्बोलिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो एम्बोलिक स्ट्रोक बहुत ही सडन फेनोमेना होते हैं, थोड़े से चेंज हैं। यहाँ पे ये ब्रेन है, राइट, यहाँ पे ये आपकी कैरोटिड आर्टरी मान लीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे हम लोगों का हार्ट है, हार्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, हार्ट के अंदर कहीं क्लॉट बना या बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट बना। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे क्लॉट बना, राइट, यहाँ पे क्लॉट बना। अब हार्ट ने ब्लड पंप किया एओर्टा से, राइट, ये क्या हो गया, एओर्टा हो गया। एओर्टा से ही आपकी क्या निकली है, कोरोनरी आर्टरी निकली है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से पीछे की तरफ ले आए, राइट, और इस क्लॉट को हम लोग ऊपर की तरफ ले आए, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, तो ये क्लॉट कहाँ से आया है, नीचे से आया है और कहाँ पे फंस गया, यहाँ पे जाके फंस गया। तो ये आपका क्या हो गया, अब ये क्लॉट जो है, थ्रोम्बस जो है, कहीं मूव कर गया, राइट। अब ये एम्बोलस हो गया, राइट। अगर क्लॉट मूव करके कहीं और चला जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं एम्बोलस। तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, एक में इस्चीमिक स्ट्रोक, एक में क्लॉट ब्रेन के अंदर बना है। ठीक है, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे क्लॉट वगैरह बनता है। दूसरे में क्लॉट कहीं और बना, राइट, क्लॉट या थ्रोम्बस बना और मूव कर गया तो उसे हम लोग एम्बोलाई कहते हैं, तो इसको हम लोग एम्बोलिक स्ट्रोक कह रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इस्चीमिक स्ट्रोक, वन इज थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, सेकेंड इज एम्बोलिक स्ट्रोक। तीसरा हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ब्रेन के ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट नहीं बना, ब्रेन की वेसल्स का रप्चर हो गया और ब्लड वेसल से ब्लड बाहर चला गया और बाहर जाके ब्रेन के अंदर बड़ा सा क्लॉट बन गया। अब जब तक इस क्लॉट को निकालोगे नहीं तब तक आसपास के न्यूरॉन्स प्रेशर इफेक्ट से क्या हो रहे होंगे, डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रोक, जिसमें हम लोग सिंपली बात करते हैं ब्रेन का डैमेज ड्यू टू वैस्कुलर इवेंट, जिससे ब्लड वेसल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो, क्लॉट वहां बना हो या कहीं और से आया हो, या वो ब्लड वेसल आपकी क्या हो गई हो, रप्चर हो गई हो। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, वन इज इस्चीमिक स्ट्रोक, सेकेंड इज हेमरेजिक स्ट्रोक। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। कुछ और डायग्राम देखते हैं इन्हीं इस्चीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक को समझने के लिए। जैसे अगर हम लोग ये वाला देखें, ये डायग्राम भी काफी सिंपल है। अभी यहाँ पे हम लोग इस्चीमिक और हेमरेजिक की बात केवल कर रहे हैं। यहाँ रप्चर हो गई है ब्लड वेसल,
ब्लड देखो बाहर की तरफ चला गया है, दिस इज हेमरेजिक स्ट्रोक। ये आपका करीब 15 to 25% है, ये ज्यादा डेंजरस है। ब्लॉकेज हो गया, चाहे क्लॉट यहाँ बना या कहीं और से आया है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज इस्चीमिक स्ट्रोक। हो सकता है थ्रोम्बोटिक हो अगर क्लॉट यहीं बना हो, या हो सकता है क्या हो, ये हो सकता है ये एम्बोलिक हो अगर क्लॉट कहीं और से आके ब्रेन की छोटी छोटी आर्टरीज में फंस गया हो। राइट, और आइए एक डायग्राम देखते हैं, हो सकता है ये भी थोड़ा हेल्प ही करे। दिस डायग्राम अगेन मोर और लेस सेम थिंग। एक में हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लड बाहर निकल गया, हेमरेजिक है। दूसरे में ये क्लॉट है, यहाँ पे जाके फंस गया, ये आपका क्या है, इस्चीमिक स्ट्रोक है। तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक आया है, किसी को हेमरेजिक आया है। हिस्ट्री से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से आगे चल के हम लोग इन सब चीजों को डायग्नोज कर लेंगे। बहुत ही इजी लेक्चर है। यहाँ पे अभी एक चीज और देख लेते हैं, जो कॉमन चीजें हम लोगों को आगे मिलेंगी। हम लोग कहते हैं अगर किसी को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ, किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को ब्रेन अटैक हुआ, तो जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है दैट इज पैरालिसिस। राइट, मोस्ट कॉमन, इसका एंड रिजल्ट क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है। अब पेशेंट अपने दिमाग में क्लॉट तो देख नहीं लेगा, मैनिफेस्टेशन क्या होगा, उसको पैरालिसिस का अटैक आएगा, पैरालिसिस अटैक। इसके साथ और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे पेशेंट को दौरा आ सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, राइट, पेशेंट का मेमोरी लॉस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन मैनिफेस्टेशन है दैट इज पैरालिसिस। अब देखो, जब हम लोग पैरालिसिस की बात करते हैं तो हम लोग मोटर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं पैरालिसिस का मतलब है कंप्लीट लॉस ऑफ पावर, कंप्लीट लॉस ऑफ पावर। जैसे मान लो मेरी फिंगर्स में अगर लॉस ऑफ पावर कंप्लीट हो जाए, देयरफॉर नो मूवमेंट। तो जो लोग पैरालाइज होंगे वो बिल्कुल अपनी फिंगर तक नहीं हिला सकते हैं, तब हम लोग कहते हैं पैरालिसिस है। एक और चीज है, हम लोग कहते हैं पैरालिसिस के अलावा क्या हो गया, प्लीजिया हो गया। प्लीजिया का मतलब देर इज पार्शियल लॉस ऑफ पावर, मतलब जितना ताकत पहले थी उतना नहीं रह गई है, कमजोरी आ गई समथिंग। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं अगर हल्का फुल्का काम कराओगे, हल्का फुल्का मूवमेंट कराओगे तो पेशेंट कर लेगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं लिमिटेड मूवमेंट, राइट, लिमिटेड मूवमेंट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं यहाँ पे, पैरालिसिस और प्लीजिया। राइट, जैसे मैं कहूँ कि मेरा हाथ कम उठता है तो वो प्लीजिया है। मैं कहता हूँ मेरा हाथ बिल्कुल हिलता भी नहीं है, पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है, तब हम लोग कहते हैं उसको पैरालिसिस। तो देर इज, नहीं थोड़ा गलत हो गया, पैरालिसिस मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ पावर है। एक टर्म यहाँ पे और है, एक टर्म होता है यहाँ पे प्लीजिया और दूसरा होता है पैरासिस। राइट, एक टर्म होता है प्लीजिया। प्लीजिया का मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ पावर, मतलब बिल्कुल इंसान क्या करेगा, अपना मूवमेंट नहीं कर पाएगा जहां पे भी पैरालिसिस होगा। और पैरासिस का मतलब है पार्शियल लॉस ऑफ पावर, मतलब उतना मूवमेंट नहीं होगा जितना नॉर्मली इंसान, पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट या पावर। राइट, पैरालिसिस का मतलब है सिंपली कंप्लीट या फुल नहीं, हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ पावर, राइट, या मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बॉडी है, हो सकता है एक हाथ एक पैर पैरालाइज हो जाए, इस हो सकता है बॉडी का आधा साइड पैरालाइज हो जाए, हो सकता है दोनों पैर पैरालाइज हो जाए, हो सकता है दोनों हाथ पैरालाइज हो जाए, राइट, हो सकता है केवल फेस पैरालाइज हो जाए, जैसे फेशियल पैल्सी पढ़ते हो आप लोग। यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं जिससे आगे पता चले कि किसी को पैरालिसिस, जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है, अगर वो होता है तो किस तरीके से हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मैंने शेडेड कर दिया है, मान लो वो पैरालाइज्ड एरिया है, ओके। यहाँ पे मान लो ये पैरालाइज्ड पार्ट है, राइट, जो शेडेड है दैट इज सपोज कीजिए पैरालाइज्ड पार्ट है। एक और डायग्राम लेते हैं जिसमें हम लोग ये देखते हैं
कि और भी आपके बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। राइट, यहाँ पे आप लोग काफी चीजें अप्रिसिएट कर पा रहे होंगे, इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, मान लीजिए ये वाला साइड आपका पैरालाइज्ड है, राइट, पैरालाइज्ड, ये राइट है अगर, तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड। तो आप लोग देख पा रहे हो हाफ बॉडी इज पैरालाइज्ड, हाफ लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड। तो अगर बॉडी आधी पैरालाइज्ड होती तो हम लोग कह देते हैं हेमीप्लीजिया, राइट, हम लोग कह देते हैं नोन एज हेमीप्लीजिया। अब अगर हेमीप्लीजिया है तो हम लोगों ने हेमी मतलब हाफ हो गया, प्लीजिया मतलब आपका पैरालिसिस हो गया। तो प्लीजिया मतलब ये कंप्लीट लॉस ऑफ पावर है, राइट, कंप्लीट लॉस ऑफ पावर, मतलब बिल्कुल आधी साइड बॉडी का इंसान हिला नहीं पाएगा। अगर मैं कहूँ थोड़ा बहुत हिला ले रहा है, बस एक साइड कमजोरी है, तो हम लोग क्या कह देंगे, नोन एज हेमी पैरेसिस। हेमी पैरेसिस, हेमी पैरेसिस का मतलब क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड। और यहाँ पे किस तरफ हम लोगों ने दिखाया है, लेफ्ट साइड में। तो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेमीप्लीजिया है, एक हेमीपैरेसिस है। ज्यादातर जो आप लोग पैरालिसिस के अटैक के पेशेंट देखोगे, यही देखोगे आधी साइड बॉडी की पैरालाइज हो गई, राइट। ऐसा कम देखोगे कि दोनों हाथ पैरालाइज हो जाए, दोनों पैर, राइट। ऐसा भी देख सकते हो चारों हाथ पैर आपके बराबर खराब हो गए हो, पैरालाइज हो गए हो। लेकिन जो सबसे कॉमन है पैरालिसिस अटैक में, वो हेमीप्लीजिया है, अगर एक तरफ की पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम मोशनलेस हो जाए, राइट। लेकिन अगर एक तरफ की बॉडी कमजोर केवल हो गई है एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइड, तो हम लोग पैरासिस कहते हैं, क्योंकि आधी बॉडी कमजोर हुई है तो पैरापैरासिस। अब यहाँ पे देखो, अगर बॉडी इन्वॉल्व हुई है केवल आधी, राइट, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ पावर है, इसका मतलब हेमीप्लीजिया। दोनों पैर अगर, आधी बॉडी अगर नीचे की पैरालाइज हो गई है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पैराप्लीजिया, पैर पैरालाइज हो गए। अगर चारों लिम्स पैरालाइज हो गए हैं और बॉडी भी, तो हम लोग कह देते हैं क्वाड्रीप्लीजिया। केवल एक हाथ या कोई एक पैर पैरालाइज हो गया तो हम लोग कह देते हैं मोनोप्लीजिया, राइट। यहाँ पे प्लीजिया लगा है, इसका मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ पावर है, मतलब जो भी हम लोग दिखा रहे हैं वहां पे मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर इसी को हेमीपैरेसिस कह दें, पैरापैरेसिस कह दें, क्वाड्रीपैरेसिस कह दें, मोनोपैरेसिस कह दें, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट का मूवमेंट अब काफी लिमिटेड है, राइट। अब वहां पे पावर बहुत ज्यादा पेशेंट जनरेट नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेमीप्लीजिया, हेमीप्लीजिया। अब आप लोग प्लीजिया और पैरेसिस का अंतर समझ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्लीजिया मतलब कंप्लीट पैरालिसिस, राइट। पैरेसिस का मतलब वीकनेस है या पार्शियल पैरालिसिस है। तो हेमीप्लीजिया का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ बॉडी, चाहे राइट पैरालाइज हो जाए चाहे लेफ्ट पैरालाइज हो जाए, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये किसी के चार लिम्स हैं, मैंने कह दिया यहाँ पे ब्रेन में लेफ्ट साइड में कोई क्लॉट बन गया, ये पैरालाइज हो गया, ये पैरालाइज हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को राइट हेमीप्लीजिया। अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहा होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, लेफ्ट सॉरी राइट हेमीपैरेसिस, ओके। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग बात क्या किस चीज की करते हैं, चारों हाथ पैर पैरालाइज हो गए, हम लोग कह देते हैं क्वाड्रीप्लीजिया। अगर क्वाड्रीपैरेसिस कहेंगे इसका मतलब वीकनेस किसकी है, वीकनेस चारों लिम्स की है, लेकिन कंप्लीट वीकनेस नहीं है, कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है। क्वाड्रीप्लीजिया मतलब हम लोग कहते हैं पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स एंड इनफैक्ट ट्रंक एब्डोमेन भी। तो चारों पैर पैरालाइज हो गए, इसका मतलब दिमाग में जो प्रॉब्लम हुई काफी बड़े एरिया को इन्वॉल्व किया इन्होंने,
राइट। ऊपर ब्रेन है, ये दोनों हाथ पैर हैं। मैंने कह दिया किसी को इस तरीके का कुछ डैमेज हो गया, राइट। दोनों तरफ आपका क्या हुआ, ब्लड सप्लाई आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसे मान लो किसी को ट्रॉमा हो गया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये भी पैरालाइज हो गया, ये भी पैरालाइज, ये भी, दिस इज क्वाड्रीप्लीजिया। क्या कहेंगे आप लोग, क्वाड्रीप्लीजिया, राइट। और आइए एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें केवल दोनों पैर पैरालाइज हो रहे हैं, हम लोग कह देते हैं पैराप्लीजिया। बोथ लोअर लिम्स पैरालाइज्ड, बोथ लोअर लिम्स पैरालाइज्ड। और यहाँ पे पैरालाइज में कंप्लीटली पैरालाइज्ड है तभी प्लीजिया है, नहीं तो पैरासिस होता, राइट। अक्सर स्पाइनल कॉर्ड में जब किसी को प्रॉब्लम होती है, राइट, सर्वाइकल रीजन के नीचे, तब ये कंडीशन आती है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं, कुछ मान लो किसी की कमर की हड्डी टूट गई, यहाँ पे टूट टूट छत से गिर गया, राइट, हम लोगों ने कह दिया वर्टिब्रल इंजरी हो गई, वर्टिब्रल या स्पाइनल इंजरी हो गई, तो इसके नीचे का पार्ट खराब हो जाएगा, तो हम लोग कह देते हैं दोनों पैर पैरालाइज हो गए, ये भी ये भी, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, पैराप्लीजिया, राइट। अक्सर ये कंडीशन आती है जब ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग किसकी बात करते हैं, मोनोप्लीजिया, मतलब केवल एक कोई हाथ या कोई पैर पैरालाइज हो गया हो, वन एनी वन लिम्ब पैरालिसिस, केवल एक लिम्ब, चाहे मैंने कह दिया दायां हाथ या बायां हाथ या दायां पैर या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे मोनोप्लीजिया है, राइट। जैसे मान लो किसी को कंधे में गोली मार दो, राइट, यहाँ पे ये वाला हाथ आपका पैरालाइज हो गया, राइट। या मान लो यहाँ पे ब्रेन में यहाँ पे छोटा सा कोई ऐसी चीज आया जो केवल रिप्रेजेंट करता था आपके राइट है, ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड मोनोप्लीजिया, राइट। ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया नहीं इन्वॉल्व हुआ, वही इन्वॉल्व हुआ जो केवल एक लिम्ब को इफेक्ट करता था। इस तरीके से सिंपली हम लोगों ने बेसिक्स देखे हैं स्ट्रोक के, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के, ब्रेन अटैक के, राइट। दो टाइप के होंगे, इस्चीमिक और हेमरेजिक। इस्चीमिक itself is divided into two types, thrombotic and embolic, और बाकी हम लोगों ने देखा है it can manifest with प्लीजिया और पैरासिस, और आगे चल के हम लोगों ने देखा क्वाड्रीप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया एंड मोनोप्लीजिया। चैट सेक्शन।